कानून की किताब में ये सारे के सारे लोग अनपढ़ हो जाएंगे। अगर पेशेंट ऐसे ही रहे, कंटेनमेंट जोन में शहर नहीं रहा, तो 100% कौसा मुमरा की स्कूलें सितंबर में शुरू होगी। नमस्कार, मैं नीलेश कनुजा हाजिर आप सभी के बीच में एक बार फिर से जज्बा न्यूज़ से। तो जैसे कि आज हम आए हैं हसन मुल्लानी जी के पास, जहाँ पे मैं आपको इनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये जाने माने प्रोफेसर है और एडवोकेट भी है ये। तो इनसे हम बात करेंगे स्कूल के कुछ मुद्दों पे, एजुकेशन के कुछ मुद्दों पे। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा कि अभी एजुकेशन बोर्ड ने जो है एक फरमान एक जारी किया था, एक सर्कुलम लाया था, और वो क्या है सर्कुलम इनसे हम जानेंगे। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इसे अप्रूव भी किया है, और इसके अंदर क्या तब्दीली होगी, क्या कुछ चेंजेस होगा इसके आने के बाद, ये इनसे हम जानना चाहेंगे। तो हसन मुल्लानी जी, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि अभी एक सर्कुलम आया है एजुकेशन बोर्ड से, और हमने ये भी जाना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इसे अप्रूव भी कर दिया है। तो ये सर्कुलम आने के बाद और लोगों के सर्कुलम के बारे में बताइए, और क्या फेरबदल होगा इससे एजुकेशन पे, इसके बारे में आप कुछ बताइए। सबसे पहले जज्बा न्यूज़ और टुडेज़ वॉइस का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो सर्कुलर की बात आप कर रहे हैं वो दरअसल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, और ये आने के बाद काफ़ी एक हफ़्ते 10 दिन से काफ़ी उधम मचा हुआ है मीडिया में और लोगों में कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं है कि भारत सरकार ने ऐसा फरमान या ऐसी कोई पॉलिसी लाई है। आज़ादी के बाद सबसे पहले 1968 में सबसे पहला एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था। उसके बाद 1986 में दूसरी पॉलिसी आई थी। तीसरी जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, एजुकेशन पॉलिसी दरअसल ये होती है केजी से लेकर बच्चा पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक पूरी ज़िंदगी पढ़ाई करेगा, तो वो पढ़ाई का आकलन कैसा होगा, उसका खाका कैसा होगा, ये भारत सरकार तय करता है कि हमारे देश का जो शिक्षा का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा होगा और कौन कौन सी बुनियाद और पिलर्स पे होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 1968 में हुआ, दूसरा 1986 में हुआ, तीसरी जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1992 में 1992 में आई थी। उसके बाद अभी चौथी बार एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया गया है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बताया गया है, और ये अप्रूव हो चुकी है। पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी कोशिश कर रहा था मैं लोगों में अवेयरनेस लाने की, कि बताने की कि एक एजुकेशन पॉलिसी आ रही है जिसमें काफ़ी सारे अच्छी चीज़ें और काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें भी है, जिस पर हमें काम करना होगा, भारत सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचानी होगी। अब उसमें अच्छी चीज़ें ये है कि 10वीं और 12वीं जैसे है, 2 एग्ज़ाम होते हैं। बच्चा 15-16 साल का होता है तो 10वीं का एग्ज़ाम देता है, और फिर तुरंत 2 साल बाद साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या कोई भी डिप्लोमा कोर्स लेकर वो 12वीं 18 साल की उम्र में 2 बोर्ड एग्ज़ाम देता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है, जिससे कई बार ऐसे बच्चे जो कामयाब होते हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन जो बच्चे नाकामयाब होते हैं उनके सुसाइड के केसेस बढ़ जाते हैं, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। 10th के बाद ड्रॉप आउट बहुत होते हैं। जैसे मानो आप अगर 10 बच्चे पहली में पढ़ रहे हैं तो 10वीं तक सिर्फ 3 बच्चे रह जाते हैं, और 7 बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, और फिर जो 3 बच्चे 10वीं पास होते हैं वो 12वीं में आकर सिर्फ 1 रह जाता है। तो ये हमारे भारत सरकार का जो ढांचा है पढ़ाई का, जैसे जैसे आगे जाती है वैसे वैसे बच्चे छूटते चले जाते हैं। तो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया HRD मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है और उसे अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दरअसल इनका कोशिश है कि ड्रॉप आउट कम हो, और इन्होंने 5वीं को प्री प्राइमरी तक बना दिया है कि वह 5वीं तक के बच्चा प्री प्राइमरी में रहे, और वो लर्निंग थ्रू फन लर्निंग, FLN बोलकर होता है कि फन एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ के थ्रू ही वो सीखे, कि खेलते खेलते बच्चा सीखे, और इसके बाद में उसको 8वीं में हाई क्लास और फिर 11वीं को बोर्ड बना दिया गया है। जैसे पहले था, पहले कोठारी कमीशन जो थे 1968 में, उन्होंने भी यही कहा था कि बोर्ड जो होता है वो एक रखिए, तो उन्होंने 10वीं और 12वीं को मर्ज करके 11वीं को बोर्ड बना दिया है, और 11वीं अभी बोर्ड एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद में वो 12वीं जो होगी, मतलब 11वीं बोर्ड होगा, उसके बाद में 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं, आसान लैंग्वेज में बोले तो ये 4 साल ग्रेजुएशन के होंगे। जो भी स्टूडेंट रहेगा वो ग्रेजुएशन 4 साल करेगा, और 11वीं तक उसकी स्कूलिंग ही होगी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कोचिंग क्लासेस जो बड़े बड़े इंडिया लेवल पर चल रहे हैं, जो 10वीं के लिए स्पेशलाइज होते हैं, 12वीं के लिए स्पेशलाइज होते हैं, उनके बिजनेस को अफेक्ट होगा। फिर जो बोर्ड दो होते हैं, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को SSC और HSC दोनों बोर्ड मेंटेन करना पड़ता है। बोर्ड एक ही है लेकिन 2 बड़े लेवल के एग्ज़ाम मेंटेन करने पड़ते हैं, कि पहले 12वीं का एग्ज़ाम लेते हैं, फिर 10वीं का एग्ज़ाम लेते हैं। उसमें जो खर्चा होता है, उसमें जो तमाम चीज़ें होती है,
ये तमाम चीज़ों को कंबाइन कर दिया गया है और स्पेशलिटी की तरफ फोकस किया जा रहा है कि भाई बच्चे जो है वो फोकस्ड रहे। इसके अलावा एक अच्छा डिसीजन ये आया है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है, इन सबको एक अम्ब्रेला के अंडर लाने की कोशिश कर रहे हैं। यूजीसी जो है वो पूरे इंडिया में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, वो पूरे इंडिया की सेंट्रल कमीशन है जो सारी यूनिवर्सिटीज़ को परमिशन देती है, देख रेख करती है, लेकिन एग्ज़ाम्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुंबई में बीकॉम के बच्चों के एग्ज़ाम मार्च में हो रहे हैं और कोल्हापुर में शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी में अप्रैल में एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो ये जो मिसमैच होता है एग्ज़ाम्स को लेकर, सिलेबस को लेकर, ये पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये ऐसी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं इसमें, इसके साथ साथ नेगेटिव चीज़ें भी है जो जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव चीज़ों में एक चीज़ ऐसी, क्या इंग्लिश पे जो फोकस होना चाहिए था इन्होंने इंग्लिश को हटा दिया है। मतलब इंग्लिश को सेकेंडरी और टर्शरी, मतलब दूसरी या तीसरी लैंग्वेज रखे। प्राइमरी जो लैंग्वेज होगी वो अपनी मातृभाषा होगी, जैसे महाराष्ट्र में मराठी में, उड़ीसा में ओडिया में, कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज और तेलंगाना आंध्र प्रदेश में तेलुगु लैंग्वेज प्रेफरेंस जो है वो मातृभाषा को दी गई है। और सेकंड जो लैंग्वेज है वो हिंदी है और थर्ड लैंग्वेज जो होगी वो फोकस्ड होगी इंग्लिश। अब आप एक तरफ वर्ल्ड इकोनॉमी पे जा रहे हो, दुनिया के सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हो। आज चाइना से पूरा दुनिया नाराज़ चल रहा है। आज ही की न्यूज़ रिपोर्ट है, आज 7 अगस्त है, सॉरी 8 अगस्त है, 7 अगस्त है आज। कल की न्यूज़ रिपोर्ट है कि कोशिश कर रहा है एप्पल कंपनी जो है कि वो उसका चाइना का बेस शिफ्ट कर कर वो इंडिया में लेकर आए। और ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में आ रहे हैं। तो जाहिर बात है वो लोकल लैंग्वेज में, तमिल में, मलयाली में, मराठी में, गुजराती में बात करने में फिर जो बच्चे पढ़ाई करेंगे तो आगे उनको लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम होगा। बेशक हर ज़मीन की, हर लैंड की ज़मीन की जो लैंग्वेज है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, लेकिन ऐसे प्रायोरिटी मत दो कि इंग्लिश को आप आइसोलेट कर दो। आज जो है इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पूरी दुनिया की राष्ट्रभाषा है। इंग्लिश जो है वो नेशनल लैंग्वेज हो चुका है वर्ल्ड का। तो आप अगर मैं हसन जी बात करूँ, माफ़ी चाहूँगा आपको बीच में मैं रुकने के लिए, कोई बात क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा है कि अगर कहीं पे भी कोई भी इंटरव्यूज के लिए जाता है तो उसे इंग्लिश में ज़्यादा करके बिल्कुल पूछा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल अगर वो हिंदी में जवाब देता है या मराठी में जवाब देता है तो ऐसा उन्हें ये लगता है कि इनका एजुकेशन प्रॉपर नहीं होगा, बिल्कुल, और उसे अच्छी हायर पोस्ट भी नहीं मिलती। बिल्कुल। तो यही है कि इंग्लिश में जितना फोकस करना चाहिए था ये एजुकेशन पॉलिसी ने नहीं किया है और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि संस्कृत को प्रमोट करने के लिए। संस्कृत हमारे देश की हज़ारों लाखों साल पुरानी भाषा है, बिल्कुल उसमें कई सारे उपन्यास लिखे गए हैं, लेकिन कोई भी रिसर्च जब होती है, कोई भी थियोरी जो बनाई गई है वो संस्कृत में नहीं है। अगर मैं संस्कृत पढ़ना चाहूँ भी तो संस्कृत में जो लिटरेचर है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड किताबें हैं। फिर उसे ट्रांसलेट करना और जो नए नए अपडेट्स आ रहे हैं उसे संस्कृत में ट्रांसलेट करना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। तो ये ऐसी चीज़ें जो हमें थोड़ा पीछे ढकेलेगी, आगे लेके जाने के बावजूद पीछे पीछे खींचने की कोशिश करेगी। ये न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कमताई है, इसे अभी भी भारत सरकार चाहे तो चेंज कर सकता है। इसके अलावा मैं बता दूं कि भारत एक बहुत विशाल देश है, हमारा जो हिंदुस्तान है वो बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर सारे बच्चे स्कूल की शिक्षा से ही पढ़ते नहीं हैं। यहाँ पर अगर आप थोड़ा दूर छोटे छोटे राज्यों में जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं। वहाँ पर किसी ऋषि, किसी साधु, किसी संत के अंडर पढ़ाई हासिल करते हैं और गुरुकुल के अंडर हज़ारों लाखों बच्चे हर साल पढ़ते हैं। उसी अंदाज से मदरसे है, मुस्लिम धर्म में मदरसे है और हज़ारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं। क्योंकि स्कूल की जो शिक्षा है, बेंच, बोर्ड, टीचर और ये सब कुछ होना, ये स्कूली शिक्षा अब तक हमारे देश के कोने कोने में नहीं पहुंची है। अब ये किताब पे तो लिख दिया गया है कि 2030 तक सब लोग पढ़ेंगे, एजुकेशन पॉलिसी ऐसी बन रही है, वैसी बन रही है, लेकिन अगर आप इस पूरे एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ोगे, 400 साढ़े 400 पन्ने की, 482 पन्ने की एजुकेशन पॉलिसी है, इसको आप पढ़ोगे तो इसमें गुरुकुल की जो शिक्षा होती है, मदरसे बोर्ड की जो शिक्षा होती है, इस पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया गया। या इन्हें जो मान्यता मिलनी चाहिए थी कि अगर गुरुकुल से बच्चा कोई एक विभाग में अच्छा हो जाता तो उसको हम 10वीं या 12वीं मैट्रिक मानेंगे, या एक बच्चा गुरुकुल में 18 साल शिक्षा हासिल करा तो हम उसे 15वीं पास मानेंगे,
ऐसा कोई अध्याय नहीं बनाया गया, ऐसा कोई भी पॉलिसी में चीज़ें डाली नहीं गई है। तो इससे हज़ारों लाखों बच्चे जो आज गुरुकुल से शिक्षा ले रहे हैं या मदरसे से शिक्षा ले रहे हैं या चर्च में पढ़कर शिक्षा ले रहे हैं या गुरुद्वारा में पढ़कर शिक्षा ले रहे हैं, ये सीधे के सीधे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से साइडलाइन हो जा रहे हैं। मतलब कानून की किताब में ये सारे के सारे लोग अनपढ़ हो जाएंगे अगर इन्हें वो मान्यता नहीं मिलेगी, इन्हें वो दर्जा नहीं मिलेगा जो स्कूल में पढ़ने वालों को मिल रहा है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है और ये कई सारी चीज़ें हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ख़राब भी है या अच्छी नहीं है, जो लॉन्ग टर्म में बहुत तकलीफ देने वाली है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।